चलिए आज हम लोग को पढ़ना है मैथ का चैप्टर नंबर 3.2 हम लोग का 3.2 जानना है। आज हम लोग को चैप्टर नंबर 3.2 के बारे में पढ़ना है। ध्यान समझना, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण किस तरह से उसको बनाते हैं, समीकरण कैसे बनाया जाता है, ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वही द्विघात समीकरण के बारे में हमको जानना है। इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े, और इसके बाद हम लोग को पढ़ना है दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसको किस तरह से कौन कौन से विधि से हल किया जाता है, कौन कौन शर्त इसमें लागू होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो सामान्य रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण बोल रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में ध्यान समझना। ये जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसी में हम लोग को जानना है कि इसको कितने हल होते हैं, कब कितने हल होंगे, कौन सा अगर ग्राफ विधि से कौन सा संपाती होगा, कौन सा समांतर होगा, कौन सा प्रतिच्छेदी होगा, इसके बारे में भी जानना है। तो सबसे पहले हम आपको यही सूत्र के बारे में ही बता रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान समझना। सबसे पहले हमको एक समीकरण लिख दे रहे हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कम से कम दो समीकरण चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, मान लो एक समीकरण ये है। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2, यहाँ c1 c2 बराबर 0। दो समीकरण हम लोग को दिख रहा है, एक समीकरण एक और ये समीकरण दो। दोनों समीकरण, बिना दोनों समीकरण के हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल नहीं कर सकते। अब ये हम लोग का सामान्य रूप होता है, तो ये दो समीकरण चाहिए हम लोग को। अब इसमें ध्यान सुनना, इसमें कुछ हम लोग को देखते हैं कि कब कितने हल होंगे, यानी कौन सा हल निकलेगा, कितने हल निकलेगा, इसी के हल्ला नहीं, ध्यान सुनो, इसी को हम लोग को जानना है कि कब कितने हल होंगे। तो इस सूत्र लिखा है, सबसे पहले ध्यान समझना। ये होता है a1 b1 c1, यानी x के गुणांक को क्या कहेंगे a1, y के गुणांक को b, और जिसमें x y ना हो उसको c कहते हैं, इसके पहले ही बता दिए। और यहाँ भी x है तो x गुणांक a कहलाएगा, y गुणांक b, और ये जिसमें x y नहीं हो वो c कहलाएगा। अब थोड़ा ध्यान समझना, एक तरफ हम ये समीकरण यानी युग्म लिख रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि तुलना करना है, तुलनात्मक, यानी जो अनुपातों का तुलना करना है क्या हो रहा है और कितने हल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ लिख रहे हैं अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। ठीक है, अनुपात की तुलना करेंगे यानी कब क्या होगा, और एक तरफ हम ग्राफीय विधि के रूप में जानेंगे हलों की संख्या, दूसरा में हलों की संख्या जानेंगे कि कितने हल होते हैं, और तीसरा में हम लोग को ग्राफीय निरूपण, यानी क्या है ग्राफीय, क्या है ग्राफीय निरूपण। ध्यान समझना कि ग्राफ कैसा होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे a1 बटा a2, जब अनुपात देखेंगे, ध्यान समझना, ये सूत्र है, थोड़ा ध्यान समझना, और इसी से हम लोग को मालूम चलेगा कितने हल होंगे, कौन कौन है। देखो, जब अनुपात रहेगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे, जब इन दोनों को भाग देंगे और फिर इन दोनों को भाग देंगे, अगर बराबर नहीं है तब इसमें हलों की संख्या एक और केवल एक हल होता है, एक हल या सिर्फ एक हल, या इसी को अद्वितीय हल बोलते हैं, अद्वितीय हल।
एक हल या सिर्फ एक हल भी बोल सकते हैं या अद्वितीय हल भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, एक हल या फिर अद्वितीय हल। अब इसमें देखो, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। ग्राफ में जब एक हल होता है तो कितने पर काटता है, एक जगह काटता है, यानी क्या करेगा, दो रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, यानी ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा ये क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा। जैसे हम देखते हैं जहां पे कटता है वहां पे क्या होता है, वहां उसका हल होता है। अगर कटान बिंदु जहां मिलता है वहीं पे उसका हल होता है, तो एक बिंदु पे काटेगा, इसलिए क्या होगा, एक हल, और वो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को रेखा को काटेगा। दूसरा देखो, ये तो पहला हो गया। दूसरा है जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, जब तीनों बराबर हो, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, जब इसको भाग देंगे, अगर तीनों बराबर आए तब क्या होगा, तो अनेक हल होगा। हलों की संख्या अनेक हल, बहुत सारे हल होंगे। और इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो संपाती। संपाती, संपाती का मतलब, ध्यान दो, अनेक हल का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट बताएं, जितना रेखा पर दोनों, यानी जितने बिंदु पर दोनों रेखा मिलते हैं वो उसका हल कहलाता है। तो यहाँ तो एक बिंदु मिल रहा था, एक हल। और संपाती में क्या होता है, एक रेखा है, इसी के ऊपर दूसरा रेखा जाता है, सेम इसी के ऊपर, इसी के ऊपर दूसरा रेखा जाता है, तो सभी जगह कट रहा है ना, सभी जगह दोनों बिंदु मिल रहे हैं, सभी जगह बिंदु मिल रहे हैं, तो इसका मतलब अनेक हल। और ये रेखा क्या कहलाएगा, जब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा रहेगा तो उसी को संपाती रेखा बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम ग्राफ खींचेंगे, जैसे मान लीजिए ग्राफ खींच रहे हैं, इसी के ऊपर, जैसे यहाँ पे ग्राफ, जैसे ये रेखा एक अक्ष मान लिए, ये वाई अक्ष है, ये ग्राफ इस तरह आया पहला समीकरण का, दूसरा समीकरण भी सेम इसी के ऊपर आ रहा है, सेम इसी के ऊपर ग्राफ आ रहा है, तो क्या होगा, इसका हल अनंत है, अनेक हल बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हल होंगे। तो ऐसा रेखा जो दोनों एक दूसरे के ऊपर है उसे हम क्या कहते हैं, संपाती रेखा, तो संपाती रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, और उसका अनेक हल होता है। तीसरा क्या है, ध्यान समझना, जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी जब इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, ये दोनों बराबर है लेकिन ये c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तब यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। हलों की संख्या क्या होगा, एक भी हल नहीं होगा। और एक भी हल नहीं होने का मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर, कहीं भी रेखा को एक दूसरे को नहीं काटेगा, ये क्या होगा, समांतर जाएगा, इसका रेखा क्या होगा, समांतर रेखा। इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समांतर रेखा होगा। क्लियर है। अब इसका एक एक एग्जाम्पल पहले देख लो, ध्यान समझना। जैसे मान लो कि कितने हल, दो समीकरण बना रहे हैं, उसको एक एक एग्जाम्पल पहले ध्यान समझना। पहला जैसे एक समीकरण ले रहे हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 4x प्लस 6y प्लस 6 बराबर 0। ये समीकरण, यानी इसको हल करना है, तो क्वेश्चन आ जाएगा इसके कितने हल संभव है, कितने हल संभव है। तो हम सबसे पहले इसको जानेंगे, इस जो अनुपात की तुलना लिखा गया है, मतलब एक तरह से समझ लो कि एक सूत्र है, इसी के बारे में सबसे पहले जानना है। तो ये समीकरण आ जाएगा, इसका कहेगा इसके कितने हल हो सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले a1 बटा a2, मतलब ये a b c, यहाँ भी a b c, तो दो समीकरण में पहला समीकरण को a1 b1 c1, दूसरा समीकरण को a2 b2 और c2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम a1 बटा a2 निकालेंगे तो कितना होगा, 2 बटा 4, कटेगा तो कितना आया, 1 बटा 2 आया। फिर b1 बटा b2 निकालेंगे,
कितना आया 3/6 कटेगा तो 1/2। C1/C2 निकालेंगे 5/6। अब देखो ये तो दोनों बराबर है, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो आया, लेकिन C1/C2 के बराबर आया क्या? नहीं आया। ये C1/C2 के बराबर नहीं आया। तो कौन सा शर्त फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे? 3 नंबर फॉलो कर रहे हैं। तो इसका हलों की संख्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या कर रहा है? उसमें कोई हल नहीं होगा, यानी शर्त कौन सा फॉलो कर रहा है? ये वाला। तो यहाँ पे कोई हल नहीं, और इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे के समांतर जाएगा, कहीं भी क्रॉस नहीं करेगा दोनों रेखा। ठीक है, यानी हल होगा ही नहीं। क्लियर है? समझ आया? आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। जब 2x + 3y = 5, 4x + 6y + 10 = 0। अब थोड़ा यहां देखते हैं, A1/A2 कितना होगा? A1/A2 2/4 कटेगा तो 1/2। B1/B2 कितना होगा? 3/6 कटेगा तो 1/2। C1/C2 कितना होगा? 5/10 कटेगा तो 1/2। अब देखेंगे तीनों बराबर आ रहा है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। जब तीनों बराबर है तो कितने हल? अनेक हल। यानी हलों की संख्या कितना होगा इसका? अनेक। और वो रेखा जब ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही आएगा दोनों रेखा। ठीक है, जब भी ग्राफ खींचेंगे तो दोनों, एक रेखा अगर इस तरह खींचा रहा है, इसे एक रेखा इस तरह आ रहा है, दूसरा भी सेम इसी के ऊपर आएगा। ठीक है, इसी रेखा के ऊपर दूसरा भी आएगा, इसलिए क्या कहलाएगा? समपाती रेखा कहते हैं। क्लियर है? अब आगे एक और एग्जांपल ले रहे हैं। देखो, जैसे 3/3x + 4y = 10, या फिर 6x + 5y = 8 कर दें हम। थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पे A1/A2 कितना होगा? 3/6 कटेगा तो 1/2। B1/B2 4/5। ये तो पहले ही बराबर नहीं है, तो जब ये दोनों बराबर ना है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तब क्या होगा? एक हल या फिर अद्वितीय हल बोलेंगे, और ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटेंगे। जैसे यहाँ पे ये ग्राफ है, ये इसको जैसे एक रेखा अगर इस तरह आ रहा है, पहला समीकरण का ग्राफ इस तरह आ रहा है, तो दूसरा समीकरण हो सकता है कि इस तरह जाए, कहीं ना कहीं कटेगा, एक जगह एक ही बिंदु पर कटेगा, तो क्या कहलाएगा? वो प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा जब होगा तो उसका हलों की संख्या अद्वितीय हल बोलेंगे या फिर एक हल बोलेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले ये सूत्र है, तो सूत्र सबसे पहले तुम लोग को किसी तरह माइंड में रखना है, और अगला जो एक्सरसाइज हम लोग इसी के ऊपर आधारित है, इतना पहले तुम लोग नोट कर लो, और जो भी प्रॉब्लम हो वो हमसे बोलो, जल्दी नोट करो। चलो, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? चलो बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो चलो एक बार फिर से समझ लो इसको। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमको दो समीकरण चाहिए। पहला समीकरण को A1 B1 C1 के अनुसार x के गुणांक को a बोलते हैं, y के गुणांक को b, और जिसमें x y ना हो उसे c कहेंगे। ये इधर भी हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इधर भी रहेगा। अब देखो, उसी तरह दूसरा समीकरण को A2 B2 C2 हम कहेंगे। अब इसमें अनुपात सबसे पहले लिखेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे, कितने हल होता है उसको जानने के लिए सबका अनुपातों की तुलना करेंगे। सबसे पहले A1/A2 यानी इन दोनों को भाग देंगे और इन दोनों को भी भाग देंगे, यानी A1/A2 का मान अगर बराबर नहीं आएगा, जब बराबर नहीं आएगा तो उसमें हलों की संख्या 1 होगा और अद्वितीय हल होगा। ठीक है,
एक हल कहें या फिर अद्वितीय हल कहें, दोनों एक ही होता है। ठीक है, और इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? ग्राफ क्या होगा? तो प्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक दूसरे को काटेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ग्राफ में एक दूसरे को काटेंगे। क्योंकि इसके पहले हम ग्राफ पढ़े हैं, तो ग्राफ जब भी खींचेंगे तो दो ग्राफ में क्या होगा? एक ग्राफ के लिए एक रेखा, दूसरे ग्राफ के लिए दूसरा रेखा, ये दोनों रेखा एक जगह कहीं ना कहीं काटेंगे, तो वहीं पे उसका हल होता है। यानी एक बिंदु पर काट रहा है तो एक हल, यहाँ पे क्या कहेंगे उसे? प्रतिच्छेदी रेखा। अब आते हैं दूसरा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यानी इसको भाग देंगे तभी और इसको भाग देंगे तभी, सब अगर बराबर आ जाए, जब तीनों बराबर आए तो उस समय अनेक हल होता है, यानी हलों की संख्या बहुत सारे। जहां तक ग्राफ खींचेंगे और दोनों रेखा एक ही दूसरे पर मिलते जाएगा, यानी एक रेखा दूसरे के ऊपर रहेगा, यानी जहां तक खींचेंगे दोनों वहीं तक जाएगा ना, तो इसका मतलब वो संपाती रेखा कहलाता है। एक रेखा दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरे के ऊपर है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? संपाती रेखा। और वहां पे जब एक दूसरे के ऊपर है तो सभी जगह वो टच कर रहा है दूसरे से, जब सभी जगह टच कर रहा है तो यानी हलों की संख्या कितना? अनेक। उसी तरह जब पहला बराबर हो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 के बराबर नहीं है, सिर्फ ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा, वहां पे हल नहीं निकाल सकते। और वैसा रेखा का उस तरह ग्राफिक कैसा होगा? ग्राफ उसका तो समांतर रेखा होगा, कहीं भी नहीं काटेगा, एकदम एक सीधी रेखा में जाएगा। जैसे ध्यान समझना, ये एक ग्राफ है, इस पे एक रेखा इस तरह आया, तो दूसरा रेखा भी इसी के समांतर कितना ही दूर पे हो बस इसी तरह जाएगा, कहीं भी कटेगा नहीं। दूसरा समीकरण इसी तरह रेखा उसका गुजरेगा, कहीं भी नहीं कटेगा, सीधा वो भी उसके साथ चलता रहेगा। ये ध्यान में रखना, ये हम लोग का समांतर रेखा कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। अब इसका एक्सरसाइज से हमको मालूम चलेगा कि किस तरह से हम लोग को हल करना है। तो देखो 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन इसमें समीकरण बनाना है, थोड़ा ध्यान समझना। पहला क्वेश्चन 3.2, थोड़ा इसको याद रखना हमेशा, चूंकि ये एग्जाम में भी आता है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जब हम सूत्र भी सुनेंगे तो ये पूछेंगे, ध्यान में रखना कितने हल होंगे, वो रेखा कैसा होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो क्या होगा, ये सब हम पूछेंगे, इसलिए ध्यान में रखना है। अब देखो एक्सरसाइज के बारे में हम लोग चल रहे हैं, एक्सरसाइज देख रहे हैं कैसे बनेगा, ध्यान समझना। एक्सरसाइज नंबर 3.2। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझना। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक समीकरण बनाना है, यानी उसका जो भी दिया है उसका समीकरण बनाना है, उसके बाद ग्राफ बनाना है। इसमें भी पहला क्वेश्चन ग्राफ का ही है। तो देखिए सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन, ध्यान समझना। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोनों की संख्या निकालना है, तो एक को मानेंगे x तो दूसरा को मान लेंगे y। देखिए समीकरण बनाना है तो थोड़ा ध्यान समझना। माना कि लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, मान लीजिए लड़कों की संख्या क्या है x। उसी तरह माना कि लड़कियों की संख्या बराबर y मान लिए। अब थोड़ा ध्यान समझना, समीकरण बना रहे हैं तब प्रश्न अनुसार हम देखेंगे, प्रश्न से या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। ठीक है,
प्रश्न से। अब प्रश्न क्या करा है उसी के अनुसार समीकरण बनाना है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। करा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, यानी टोटल विद्यार्थी कितना है 10, यानी इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए ना। दोनों 10 विद्यार्थी हैं, तो इसका मतलब दोनों का योगफल 10। तो पहला हम लोग का समीकरण यहीं पे तैयार हो गया कि x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण एक तैयार। 10 विद्यार्थी हैं, यानी दोनों का मतलब दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 10, तो x प्लस वाई बराबर 10, पहला समीकरण तैयार। अब आगे देखो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान समझना। समीकरण जब बना रहे हैं तो समीकरण बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा, उस पर माइंड को कंसंट्रेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या x है, लड़की की संख्या y माने हैं। अब इसमें कौन अधिक है, तो देखो क्या कर रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक लड़कियों की संख्या, लड़की यही माने है ना, लड़का की संख्या x माने है, लड़की की संख्या y। तो क्या कर रहा है, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी ये 4 अधिक है इससे। हम अगर इसमें 4 जोड़ देंगे ये दोनों बराबर हो जाएगा। ध्यान समझना, समीकरण को इक्वल, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। एक तरफ लड़का की संख्या लिख दिए, एक तरफ लड़कियों की संख्या। तो जो क्वेश्चन कर रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की जो संख्या है, पहले हम इसे हटा दें, लड़कियों की संख्या है जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो हम इसमें भी अगर 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर हो गया, समीकरण बन गया। अब इसे इस रूप में ला दे, तो x ये y इधर आएगा तो माइनस वाई, इस 4 को उधर करेंगे तो -4, समीकरण आ गया 2, दोनों समीकरण बन गया। ये हम लोग का समीकरण तैयार। अब इसके बाद हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा ध्यान समझना। इसमें क्या करा है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान समझना। ग्राफ के लिए यहाँ पे हम चल रहे हैं, तो ग्राफ x प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना होगा 10 माइनस x। इसके लिए एक बॉक्स बनाए, जिस तरह हम इसके पहले वाला में ग्राफ बनाए थे उसी तरह, x दूसरा में y। अब यहाँ पे x का मान कितना रखे समीकरण में, तो y का मान कितना आएगा वो रखना है। तो x का मान क्या रख दे 10 रख दे, ताकि y का मान 0 आ जाए। x का मान 10 रखने पर y का मान कितना होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 10 घटेगा 0। यदि x का मान अगर 5 रख दिया जाए तो y का मान कितना आएगा 5 आ जाएगा। यदि x का मान 0 रख दिया जाए तो y का मान 10 हो जाएगा। एक हम लोग को ग्राफ समीकरण 1 के लिए तैयार हो गया। दूसरा समीकरण 2 से, 2 के लिए बॉक्स बनाएंगे। 2 क्या कर रहा है, x माइनस वाई बराबर -4। यहाँ पे ध्यान समझना, ये x ये जाएगा तो +4 बराबर y, तो y बराबर कितना लिख सकते हैं x + 4 लिख सकते हैं ना, या फिर y बराबर यहाँ पे x + 4 है। अब यहाँ पे भी एक ग्राफ के लिए एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बना लो यहाँ भी सेम उसी तरह, एक में x दूसरा में y। x का मान अगर ध्यान दो इधर, x का मान अगर 0 रख दिया जाए तो y का मान कितना आएगा 4 आएगा। x का मान अगर 1 रख दिया जाए तो y का मान कितना आएगा 5 आ जाएगा। x का मान अगर 2 रख दिया जाए तो y का मान 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब दोनों बॉक्स तैयार हो गया। अब यहाँ पे ग्राफ के लिए, अब देखो ये ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे हमको 10 तक चाहिए, 10 तक लिख लो,
इसको तुम लोग स्केल से या फिर ग्राफ वाला कॉपी पे ही सही होगा, एकदम सही सही आपको देखने को मिलेगा, तो ग्राफ के कॉपी पर ही, ठीक है, ध्यान में रखना। तो देखो सिर्फ प्लस है तो प्लस वाला लेकर चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसी तरह ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। ये हो गया 0। अब थोड़ा ध्यान समझना, अब ग्राफ बना रहे हैं तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए ग्राफ बना रहे हैं। ये क्या है, ध्यान समझो, ये हम लोग का क्या है, पहला x में 10 है तो y में 0 है, x में 10 और y में 0, तो 0 तो इसी से मैच करेगा ना, यानी यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। x में 10 y में 0 तो यहीं पे रह जाएगा। दूसरा क्या है, x में 5 y में 5, x में 5 है y में 5 है तो y में 5 के सामने मैच कराओ, दोनों को सामने सामने रखेंगे, यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है। x में 5 y में 5, अब x में 0 y में 10, x में 0 y में 10 यानी यहाँ पे, ठीक है। अब जब भी मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा में मिलेगा, हमेशा सीधी रेखा होना चाहिए। अगर सीधी रेखा यहाँ पे नहीं हुई समझ लो गलत है, तो यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे। अब हमेशा एक सीधा रेखा में होना चाहिए, तिरछा होगा तो तुम लोग गलत है, तुम लोग को स्केल से मापना है, स्केल से तुम लोग को खुद से लिखना, ठीक है। तुम लोग खुद से अपना से बनाना है, स्केल से माप कर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा, इसका नाम भी दे दो, ये क्या है 5 और 5, ये है 0 और 10 0 10 और 0, यह है 0 10। अब ये पहला का समीकरण तैयार है, पहला ग्राफ तैयार है पहला समीकरण के लिए। दूसरा समीकरण के लिए ध्यान समझना, x में 0 y में 4, x में 0 y में 4 तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। x में 1 y में 5, x में 1 y में 5, ये भी जा रहा है ना। दूसरा फिर x में 2 y में 6, x में 2 y में 6, ठीक है। अब इसको खींच देना है सीधी रेखा में, ठीक है, जितना खींचना है खींच सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है, पहले तो 0 और 4 है, इसका नाम 1 और 5, इसका नाम 2 और 6। अब ये जो कटान बिंदु मिला वो किसके सामने मिल रहा है, उस पर ध्यान दो, ये 7 के सामने और 3 के सामने, तो इसका आंसर क्या होगा 3 और 7, यानी x का मान 3 y का मान 7। अब देखो x का मान कितना है, यहाँ पे कटान बिंदु कितना मिला 3 और 7 पे, यहाँ पे लिख देंगे, अतः x बराबर 3 और y बराबर 7, 3 और 7, x में 3 से मिला y में 7 से मिला, तो आंसर कितना आया x बराबर 3 y बराबर 7। जब x का मान 3 आया तो हम क्या कहेंगे, लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या कितना होगा, लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर बराबर 7, यही हम लोग का आंसर। क्लियर है। तो ग्राफीय विधि से ही हल करना है, दोनों समीकरण 1 और 2 को, दोनों को समीकरण को ग्राफ खींचना है, और उसके बाद जहां पे कटान बिंदु होगा वही हम लोग का उसका हल होगा।
यानी इसका x और y का मान होगा। ठीक है, वो हम लोग का आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का भी 1 का 2 नंबर बनाना है। चलो नोट कर लो पहले ये।